मैं सोलिसिटर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाजरीन, अब प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको दो छोटी सी अपडेट्स मैं देता जाऊँ। पहली अपडेट ये है कि जो लोग पूछ रहे थे मुझे बार बार के पाकिस्तान में VFS सेंटर्स कब खुलेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें फॉर एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन या विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन, उनके लिए न्यूज़ है कि 27 जुलाई और 28 जुलाई से वो खुल रहे हैं और आप ऑनलाइन जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो दैट्स सम गुड न्यूज़ दे। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था वो है कि जिन लोगों ने एक्सटेंशन एप्लीकेशंस यहाँ UK में सबमिट की हुई हैं और वो पूछ रहे थे कि क्योंकि सेंटर्स होम ऑफिस के बंद हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे होम ऑफिस को सबमिट करेंगे और हम अपने बायोमेट्रिक्स कैसे करेंगे फॉर द एप्लीकेशन। उसके लिए हवाले होम ऑफिस ने एक ईमेल भेजी है सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने प्रीवियसली कोई एप्लीकेशन सबमिट की थी होम ऑफिस को, हम वही बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। सो दैट्स सम गुड न्यूज़। और फिर अगर वो केस वर्कर जो आपके केस को डील कर रहा है और वो कोई डॉक्यूमेंट्स चाहता है आपसे, वो आपको ईमेल करेगा या आपके रिप्रेजेंटेटिव को और आप वो उनको ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। सो इसका भी आप ख्याल रखिएगा। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और स्पेशली मुझे काफी नॉलेज होती है आपके प्रोग्राम से। थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम से होती है या सारे प्रोग्राम से जो दूसरे सिस्टर्स भी करते हैं? के प्रोग्राम से बहुत होती है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। कमरान भाई, मुझे एक सवाल करना था। मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जी। कमरान भाई, मैंने अभी एप्लीकेशन सबमिट करी है ILR के लिए। मैं Tier 2 पे हूँ। जी जी। तो कमरान भाई, मैंने जब फॉर्म सबमिट किया तो जो चेकलिस्ट आई मेरे पास, उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर किए जो अपलोड करने हैं मुझे। जी जी। मेरा सवाल ये था कि मैंने यहाँ से MBA भी किया है और मैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मैं एग्जाम्प्ट हूँ कि मुझे कोई कोई और क्वालिफिकेशन नहीं करनी, क्योंकि मैं मास्टर्स किया था यहाँ से। जी जी। तो मुझे ये बताएं कि क्या हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं या जो उन्होंने मांगे हैं वही देने हैं हमें? ठीक है, देखें मेरे भाई अली भाई, कि जो होम ऑफिस की जो चेकलिस्ट होती है ना एप्लीकेशन के साथ, वो एक जेनेरिक होती है। वो हर एप्लीकेंट के साथ वो उसको लगा देते हैं। अगर आप समझ दें कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जो वो आपको लाजमी सबमिट करनी चाहिए, आप उसको नाल लगा दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और क्योंकि आपने इंग्लिश रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हैं, आपके लिए बेस्ट होगा कि आप अपनी डिग्री ज़रूर लगाएं साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। कमरान भाई। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास डिस्क्रिशनरी लीव थी 3 ईयर की। जी जी। तो मैंने फर्दर डाली थी एक्सटेंशन के लिए, तो उन्होंने इनवैलिड कर दी थी एप्लीकेशन मेरी। तो जब इनवैलिड की तो मैंने एप्लीकेशन डाल दी थी, लेकिन 1 साल होम ऑफिस वालों ने मुझे फर्दर लीव टू रिमेन ग्रांटेड कर दी है। अच्छा, फर्दर लीव टू रिमेन उन्होंने ग्रांट कर दी है आपको भी? हाँ, फर्दर 3 ईयर की कर दी है। कब ग्रांट की उन्होंने आपको? अभी की है, कोई 1 हफ्ता पहले। ठीक है। वो 1 साल मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग थी होम ऑफिस में। जी जी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे 2021 में मार्च में 6 ईयर पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये जो गैप आ गया था बीच में, ये कंसिडर होगा या नहीं होगा, ये मुझे जरा बता दें प्लीज। देखें, जो मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था वो आपने अभी किया है। आपने अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट
रिपोर्ट मंगवाई है होम ऑफिस से या नहीं? लगता है कॉलर हमारे साथ नहीं है। देखिए, अगर आपने विद इन 10 डेज़ होम ऑफिस को फ़ीस भर दी थी, आपकी एप्लीकेशन वैलिड है और आपके जो लीव है वो एक्सटेंड होगी 3C के तहत। अब बेस्ट चीज़ क्या होगी कि ILR एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप अपनी फ़ाइल होम ऑफिस से मंगा लें। उसमें सारा डेटा होगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि वाकई उसमें कोई ब्रेक हुई थी या नहीं। और अगर आप समझते हैं कि उसमें होम ऑफिस ने कोई गलती की है, आप होम ऑफिस को लिख के उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि फ़ौरी तौर से आप अपनी फ़ाइल होम ऑफिस से मंगा लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, you're live on air। Okay, thank you. हेलो, you're live on air। जी फरमाइए। Oh, hi, कैसे ठीक हो? जी शुक्रिया। मैं भाईजान आपसे जेनेरिक एडवाइस जानी। मेरे को स्पाउस बेस वीज़ा लगा है 2.5 years का। और जज ने जो पे अलाउ करी थी तो उन्होंने बोला था वो इसका 5 year पर रूट पर डालेंगे, पर जब उन्होंने होम ऑफिस ने अभी अपनी घर भेजा तो वो उन्होंने 10 साल के रूट पर डाले हैं। अच्छा। हम स्विच करना चाहते हैं कि प्रोसीजर कितना का कॉस्ट लग जाता है। ये मैं आपसे बात कर रही थी कि जो प्रोसीजर स्विच कर सकते हैं ਅਸੀਂ। जी जी, मेरा सवाल आपसे see what happens, we went to Southern Ireland back in 2015 and we stayed there a year। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ husband ਨੂੰ 5 years ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। I understand। Southern Ireland ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ husband ਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 year ਰੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ 10 year ਰੂਟ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ 5 years ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, 10 years ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਪਾਊਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ अर्निंग्स हस्बैंड ने दूसरे इंग्लिश कोर्स भी करिया। मैं समझ गया। उस पे बेस पे एप्लीकेशन ਅਸੀਂ डाली ਸੀਗੀ। मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 year ਰੂਟ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 year ਰੂਟ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 10 year ਰੂਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਦ 5 year ਰੂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18,600 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੂ ਸਵਿਚ ਫਰਮ ਦ 10 year ਰੂਟ ਟੂ ਦ 5 year ਰੂਟ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने क्वेश्चन था कि मेरी 2 साल के लिए वो ब्रिटिश नेशनल है और अब वो वहाँ से मूव हुई है इधर यूके में। ठीक है। हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी 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 जी, विजिट से आया था और अभी सॉरी, लगता है आपकी लाइन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, ज़रा आप दोबारा कोशिश करें प्लीज़। हेलो हेलो, हाँ जी जी, आप कह रहे थे कि शुरू करें दोबारा आपका सवाल। जी जी, मेरी सिस्टर फ्रांस में रही हैं 2 साल, लेकिन वो ब्रिटिश नेशनल हैं। ठीक है। अब वो यूके में आई हैं और मैं यूके में एज ए विजिटर आया हूँ। ठीक है। तो मेरा अभी 31 तक तो अलाउ किया है कि उन्होंने स्विच कर सकते हैं। ठीक तो है। क्या मैं एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से मैं कर सकता हूँ 31 से पहले या और 31 के बाद भी इवन कर सकता हूँ उनकी एक्सटेंडेड फैमिली बेस पे? लेकिन इशू यहाँ ये आता है कि आप आपके सिस्टर के साथ रहे थे फ्रांस में या नहीं? जी, फ्रांस में मैं नहीं रहा। नहीं रहा, पाकिस्तान में रहा। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्योंकि आप अपने सिस्टर के साथ फ्रांस में नहीं रहे, फिर आप सुरेंद्र सिंह रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी आपके पास वीज़ा है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वो होम ऑफिस एक्सटेंशन दे रही है एप्लीकेंट्स को। आप
एक सलिसिटर को मिल लें और आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप समझ रहे कि आप सुरेंद्र सिंह रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने सिस्टर के साथ नहीं रहे इन फ्रांस, या उन्होंने आपको फ्रांस का रेजिडेंस कार्ड नहीं इशू किया। अगर उन्होंने किया होता फिर आप यहाँ यूके में सुरेंद्र सिंह रूट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते थे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो जी, फरमाइए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जी जी कि मैंने पूछना है कि जो 7 ईयर बेस पे अभी एप्लीकेशन हो रही है जी जी आजकल जी, तो इसका कितना टाइम ले रहे हैं जो आपका? ठीक है, आपने एप्लीकेशन कब सबमिट की थी? 2 वीक हो गए हैं। 2 वीक हो गए, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमेशा होम ऑफिस की पॉलिसी होती है कि वो हर एप्लीकेशन को 6 माह में कंसिडर करती है, 6 माह में। अब क्योंकि ये पैंडेमिक आ गया है, इसमें थोड़ी सी डिले भी हो सकती है। मैं सब क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को यही कहूँगा कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन सबमिट करें आजकल, आप एक अंदाज़ा लगा लें कि 8 तो 9 महीने भी लग सकते हैं, शायद जल्दी हो जाए। लेकिन अगर 6 माह से ज़्यादा भी हो जाते हैं, आप परेशान ना हो, एंड 8 to 9 मंथ्स आप अपने जहन में रख लें। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो मुझे ये पूछने, मेरे एक कजन है, उनके 10 ईयर पेरेंट रूट पे हैं, तो उन्होंने सेकंड टाइम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो वो उसका फॉर्म कौन सा होगा, एक तो ये मुझे बता दें। और मेरा एक क्वेश्चन और है कि अभी उनके घर में एक बेबी की भी आमद हुई है अभी परसों 2 दिन पहले, तो अभी उसका तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बना, तो क्या उसका भी उस फॉर्म में मेंशन करना होगा कि नहीं, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो भी बनने में टाइम लगेगा। तो ये प्लीज मुझे इसका बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा कि फॉर्म कौन सा होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन से रूट पर उन्होंने ग्रांट किया था। आपने मुझे बताया है कि 10 ईयर रूट पर उन्होंने को ग्रांट किया गया था। हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन हो FLR-O, FLR-HRO, FLR-FP। बेस्ट चीज़ क्या होगी कि अगर आपको अपने कोई करीबी सलिसिटर को मिल लें, वो आपको गाइड कर सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करके वो आपको बता सकता है कि आपने कौन सा एप्लीकेशन सबमिट करना है। ये तो पहली बात होगी। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि आपके कज़न के घर एक बेबी हुआ है, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और अगर अपने वो बच्चे को एज ए डिपेंडेंट लगाना चाहते हैं साथ, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास अभी पैसे नहीं हैं, वो बच्चे की जो स्टेटस है वो बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसको भी इन द सेम लाइन एज ए पेरेंट्स वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। वो उनके लिए चॉइस है। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और आप अगर मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबको दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप अपने मोबाइल पर अभी जाएँ और सोशल मीडिया पर आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राब्ता करो 075 01 01 01 01। नाजरीन, वेलकम बैक। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन। मेरे 2 क्वेश्चन है। जी जी। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरी हेयरिंग थी, आज 28 डेज हो गए, वर्किंग डेज। जी जी। एंड अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया। अच्छा।
एंड कितना टाइम लगेगा? एक तो मेरा ये सवाल है। ठीक है। और एक दूसरा ये सवाल है, मुझे होम ऑफिस की वेबसाइट चाहिए जिसमें आपने कहा था कि आप खुद ट्रैक करके पता कर सकते हैं कि आपके पेपर वर्क कहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई Thank you सवाल very much. आपका? लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। देखिए, जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि 20 डेज हो गए हैं आपके हियरिंग हुए और आपको कोई जवाब अभी तक नहीं मिला, ये डिपेंड करता है कि कितना वर्कलोड आप जो जिस जज आपके केस को डील कर रहा है। कोई जजेस होते हैं वो आपको 1 वीक में भी फैसला देते हैं, कोई जजेस होते हैं 3 दिन में आपको फैसला मिल जाता है। लेकिन आजकल क्योंकि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी डिलेज़ हैं, डिसीजंस आ रही हैं विदिन 4 to 6 वीक्स, कोई सिनारियोज़ में 8 वीक्स भी लग रहे हैं। सो इसलिए अगर आप 1 महीना और वेट कर लें, अगर आपको जवाब नहीं आता फिर आप ट्राइब्यूनल सर्विस को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि इतने दिन हो गए हैं, मुझे मेरा डिसीजन नहीं मिला, प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड करें, और वो आपको अपडेट कर सकते हैं। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा था कि चंद हफ्ते पहले मैंने आप सबको बताया था कि अब सारी अपील्स ऑनलाइन हो रही हैं और वहाँ आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका अपील कहाँ तक पहुँचा है, अगर होम ऑफिस ने जवाब दिया है, और वो भी आप सब कुछ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपने सलिसिटर को इस्तेमाल किया था फिर आप सलिसिटर को पूछ सकते हैं कि उनके पास एक लॉगिन होगा जिसमें वो आपको बता सकते हैं। अगर आपने खुद एज ए लिटिगेंट इन पर्सन आपने अप्लाई किया था, फिर आप अगर जाएं इमिग्रेशन अपील्स ऑनलाइन, अगर आप गूगल में डाल दें, वहाँ आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ फिर आप देख सकते हैं आपका केस कहाँ तक पहुँचा है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ILR के बारे में क्वेश्चन करना है। जी जी। मेरी वाइफ अभी वो 5 साल के रूट पे, 5 साल उसके पूरे होने वाले हैं, कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन उसके 10 साल भी पूरे होने वाले हैं। तो प्लीज़ मुझे ये बता दें कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और एफिशिएंट वे कौन सा है, 5 साल के लिए मैं जाऊं उनके ILR के लिए या 10 साल के लिए जाऊं। और दूसरी बात ये कि क्या हम विंडो पे जा सकते हैं ILR के लिए या नहीं। थैंक यू वेरी मच। जो अभी रूट आपकी वाइफ पर है, वो कौन से रूट पर उन्होंने वीज़ा दिया हुआ है 5 ईयर्स का? स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपकी वाइफ ने 5 रूट्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑन द स्पाउस रूट, फिर आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं, आप थोड़ा टाइम वेट करना चाहते हैं और अगर आपके पास भी पैसे नहीं है फॉर एग्जांपल, फिर आप वेट भी कर सकते हैं, और जब आपकी वाइफ के 10 ईयर्स पूरे हो जाते हैं आप उस टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन, अगर आपकी वाइफ को अंडर द पार्टनर रूट वीज़ा ग्रांट किया गया था 2.5 साल पहले और अब उनके 5 साल पूरे हो गए हैं, देयर इज़ नो नीड टू वेट, आप फौरी तौर पर अप्लाई कर लें। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा था कि अब विंडो सर्विस पर कर सकते हैं या नहीं, एट द मोमेंट विंडो सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल सर्विस जिसमें वो कह रहे हैं कि होम ऑफिस विद इन 3 to 6 मंथ्स में वो आपको डिसीजन दे देंगे। अब अगर आप वेट करना चाहते हैं आप वेट कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में और सब व्यूअर्स को मैं ये कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। मुझे पता है कि काफ़ी व्यूअर्स यहाँ भी वेट कर रहे हैं कि विंडो सर्विस खुलेगी, हम 24 आवर्स में डिसीजन ले लेंगे, लेकिन इसमें हमें कोई पता नहीं है कि कब वो खुलेगी। हो सकता है 3-4 माह में वो विंडो सर्विस खोलें और फिर उसमें भी बैकलॉग हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि अगर आप नॉर्मल ट्रैक में अगर एप्लीकेशन आज सबमिट करते हैं, विद इन 4 to 5 मंथ्स हो सकता है कि आपको जवाब मिल जाए, और इसमें आपके पैसे भी 800 पाउंड जो लेते हैं विंडो सर्विस के लिए वो भी आपके बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हेलो सर। हेलो सर, जी जी मैं सुन रहा हूँ। सॉरी, लगता है लाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। जी अब आपको आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी कमरान साहब, ये पूछना था जी जी पूछे। नेक्स्ट इसमें मुझे 10 साल पूरे हो गए, मैं स्टूडेंट आया था पाकिस्तान से। ठीक है। तो इस दौरान मैंने कोई ना कोई केस डाल ही रखे हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना के कॉलेज जुड़े हैं, तो मतलब कोई FLR हो, प्राइवेट लाइफ, इस तरह मतलब इलीगल ही रहे। तो कोई है चांसेस 10 ईयर रूट का कुछ इस तरह का बता सकते हैं? अच्छा, अभी आपके पास वीज़ा है या नहीं? अभी सर है वीज़ा में। अभी आपके पास वीज़ा है? मतलब मेरा केस होम ऑफिस में है। मुझे हो गए तकरीबन
अभी तो वायरस आ गया, मैंने सितंबर 2019 में डाला था, तो अभी तक उनका जो मेरे पास वो कंफर्मेशन लेटर है, सारे वो रेफरेंस नंबर एवरीथिंग है। ठीक है, लेकिन आपका जो वीज़ा था या कैंसिल हुआ था या कोई 60 दिन नोटिस उन्होंने आपको दिया था कभी होम ऑफिस ने? जब एप्लीकेशन डाली है, पहले प्राइवेट लाइफ पे डाली है, तो उसमें भी उन्होंने एक नोटिस भेजा था जी कंट्री खाली करें। फिर उसके बाद एक दोबारा नया कॉलेज से ढूंढा था, ये 2015 की बात है। फिर 2017 में प्राइवेट लाइफ का डाला था, रिश्तेदार काफी इधर थे, रिलेटिव्स, उनकी बिना पे डाला, फोटोज डाली थी, पिक्चर डाली थी बर्थडे की, इस तरह का। मैं समझ गया। फिर 2017 में डाला, फिर 2018 में। इस दौरान तकरीबन 6 से 7 महीने केस नहीं डाला, बाकी सारा डाली रखा। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए ये जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए ये एक अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा है कि काफ़ी लोग मुझे ये पूछते हैं, काफ़ी क्लाइंट्स ये समझते हैं कि अगर हम यहाँ 10 साल लगातार रह रहे हैं और हम एप्लीकेशन सबमिट करते रहते हैं, हमारे 10 साल पूरे हो जाएंगे और हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस। ऐसे नहीं होता, ये पहली बात मैं आप सबको समझा दूँ। आप 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस पे उस टाइम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास लगातार वीज़ा हो। फॉर एग्जांपल मैं आया स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, उस पर मैं रहा 3-4 साल, फिर मैंने स्विच किया फॉर एग्जांपल टू द स्पाउस रूट, उस पर उन्होंने मुझे 2.5 साल का वीज़ा दे दिया, उस पर मेरा वीज़ा चलता रहा। फॉर एग्जांपल मेरे 10 साल पूरे हो गए, फिर मैं 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस पर अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है फॉर एग्जांपल इन 2014 और आपने विदिन कह लें 28 डेज़ में एप्लीकेशन सबमिट कर दी और फिर वो भी रिफ्यूज़ हो गई, उस पर आपको अपील राइट मिला, वो भी रिफ्यूज़ हो गया, और फिर आपके अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो गए और फिर आपने कोई नई एप्लीकेशन डाल दी, इस तरह आपकी जो लीव है वो कंटिन्यू नहीं होती। ये एक गलत फहमी होती है एप्लीकेंट्स को कि नहीं हमारी लीव कंटिन्यू हो रही है, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो अपने पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं। अब जो सवाल आपने मुझे पूछा कि आपकी लीव कंटिन्यू हो रही है या नहीं, मेरे ख्याल में नहीं हो रही, लेकिन मैं फॉर श्योर आपको ये नहीं कह सकता। बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप अपने कोई करीबी सॉलिसिटर के पास जाके उनको अपनी सारी फाइल दिखा के पूछ लें कि अगर आपके लीव में ब्रेक हुई है या नहीं। क्योंकि जब पिछले साल एक केस निकला था जिसका नाम है अहमद केस, उसमें जजेस ने कहा था कि फ़र्ज़ करें आप विदिन 14 डेज़ एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, ठीक है कि आपकी लीव 3C के तहत कंटिन्यू हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस के हकदार हो जाते हैं। कि उसमें 2 सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक तो होता है कि आपने विदिन 14 डेज़ एप्लीकेशन सबमिट कर दी, और दूसरा कि आपकी जो लीव है वो कंटिन्यू हो रही है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एप्लीकेशन सबमिट की फ्रॉम स्टूडेंट वीज़ा टू ह्यूमन राइट्स, उसमें 3C के तहत आपकी जो लीव है वो कंटिन्यू हो रही है अभी। अब वो जो ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन है वो अब रिफ्यूज़ हो गया। अब रूल्स क्या कहते हैं कि यहाँ कि क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है ह्यूमन राइट्स की वो रिफ्यूज़ होगी, चाहे वो 8-9 माह पेंडिंग थी, क्योंकि वो रिफ्यूज़ हो गई है, अब वो जो 8-9 मंथ्स जो टाइम पीरियड है वो आपका अनलॉफुल कहलाता है, और इस वजह से आपके लीव में अब ब्रेक हो गई है। इसलिए जो लोग अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि लॉफुल रेजिडेंस पर वो एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, मैं आप सबको यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने करीबी सिस्टर के पास जाके अपनी फ़ाइल चेक करा लें और फिर ही आप एप्लीकेशन सबमिट करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 जी, आप फरमाइए, आप लाइव ऑन एयर हैं। ओके, देखिए मेरा नाम संदीप है, मैं साउथ लंदन से बात कर रहा हूँ। मेरी 2 क्वेश्चन है आपसे। जी जी, हेलो, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर जी। ओके ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी फ्रेंड है इंडिया में, शी इज 37 एंड शी इज डाइवोर्सी, नो किड्स, और अगर उसको यूके में आके सेटल होना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, और अगर वो वीज़ा किस वीज़ा के अंदर वो आ सकती है, आके काम कर सकती है, उसके बारे में मुझे पूछना है। और दूसरा मुझे ये पूछना है, मैं और मेरी वाइफ, हमारे पास में यहाँ खुद का अपना घर है लंदन में, और मेरी वाइफ शी इज अ नर्स एंड आई एम डूइंग वर्किंग एज अ शेफ एज वेल इन लंदन फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। ओके, तो अगर हमें मुझे और मेरी वाइफ को, मेरी नीस को अडॉप्ट करना है जो कि इंडिया में है 6-7, तो वो हम उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं?
उसके बारे में, और अगर हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं तो क्या हम स्टिल एलिजिबल हैं यूके में? अगर वो आती है हमारी नीड्स हमारे पास में हमेशा के लिए रहने के लिए, तो हमें यूके जो चाइल्ड बेनिफिट है वो भी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? ठीक है, मैं समझ गया। या हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर कर सकते हो तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, क्या रूल्स है, क्या सब कुछ? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ओके, जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि आपकी फ्रेंड है और यहाँ सेटल होना चाहती हैं, अब आई कॉन्ट गिव वन आंसर। बेशुमार रूट्स हैं जो आपकी जो फ्रेंड है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर शी इज़ इन अ रिलेशनशिप विद समवन, वो मैरिज वीज़े पर आ सकती हैं। अगर वो यहाँ बिज़नेस वीज़े पर आना चाहती है, शी कैन कम ऑन अ स्टार्टअप वीज़ा, ऑन अ इनोवेटिव वीज़ा। बेशुमार रूट्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकती हैं। सो अगेन, बेस्ट चीज़ क्या होगी कि अगर आप या आपके जो फ्रेंड है वो इंडिया में, अगर वो एक सॉलिसिटर को कंसल्ट कर लें और वो अपनी सारी सूरत हाल सॉलिसिटर को बता दें कि ये चीज़ें हैं एंड विच रूट विल बी बेस्ट फॉर मी, फिर वो एडवाइस कर सकता है। सो बिकॉज दिस अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि आप अपनी नीस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि आप बस कह दें कि मैं अपनी नीस को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। आपको एक चाइल्ड अडॉप्शन एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ता है और वो फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं विद एन अडॉप्शन एजेंसी इन इंडिया, और वो देखते हैं कि पेरेंट्स क्यों नहीं देखभाल कर सकते जो बच्ची है, और वो अपनी रिपोर्ट बना के फिर वो यहाँ पेश होती है यहाँ यूके में, और फिर वो डिसाइड किया जाता है कि ये अडॉप्शन कैन इट टेक प्लेस और नॉट। सो माई बेस्ट एडवाइस फॉर यू विल बी, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी नीस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट द लोकल चाइल्ड अडॉप्शन एजेंसी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो जी, फरमाइए। जी सर सर हमने 2009 में फैमिली हमने पूरा केस लगाया था, 2 बच्चे और मैं, हस्बैंड और वाइफ ने। सॉरी, कौन से साल में? 2009 में लगाया था ये केस। ठीक है। तो 2012 में हमको फैमिली को पूरी को लीव टू रिमेन उन्होंने दे दिया। ठीक है। 3 साल के लिए पहले दिया। जी। तो 15 में फिर हमने रिन्यू किया। ठीक है। तो 18 में हमको इंडेफिनिट मिल गया। ठीक है। तो अभी हमको शायद मालूम पड़ा है कि हम 10 साल के बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो 10 साल के केस में हम जाते हैं कि जहाँ हम पहले भी कर सकते हैं, जैसे इंडेफिनिट हमको 18 में मिल गया। तो ये मालूम करना था कि हम किस केस में जाते हैं, और अगर ऐसा हो तो जो 10 साल है वो 2009 से शुरू होने चाहिए जब हमने केस लगाया था। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने जो सवाल मुझे पूछा है कि आप मेरे ख्याल में नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के हवाले से। अब यहाँ देखें कि जब भी आप अप्लाई करते हैं नेशनलिटी के लिए, आपको साबित करना होता है कि आपके पास 10 years कंटिन्यूस लीव थी। सो फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं अप्लाई करता हूँ जो है 2020, मुझे साबित करना होगा फ्रॉम जुलाई 2010 तो लेके आज जुलाई 2020 मेरे पास 10 years लॉफुल रेजिडेंस थी। दैट्स नंबर 1। आपने मुझे बताया है कि आपको वीज़ा मिला था 2012 में, 2012 में। अब आपके जो 10 year लॉफुल रेजिडेंस हैं वो ख़त्म होंगे इन 2022, फिर ही जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर नेशनलिटी। आपने मुझे पूछा है कि नहीं, आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी 2009, आपका टाइम पीरियड वहाँ से शुरू होगा या नहीं? टू आंसर टू दैट इज़ नो। जिस दिन से आपको वीज़ा मिलता है वहाँ से आपका लॉफुल रेजिडेंस यूके में शुरू होता है। अगर आप लॉजिकली सोचें 1 मिनट के लिए, जो जिस दिन आप लॉफुल हुए थे यूके में वो तो 2012 ही था ना, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट किया 2009 में, 10 में, 11 में जब पेंडिंग थी, आपके पास कोई वीज़ा नहीं था। इसलिए जब आप अप्लाई करेंगे नेशनलिटी के लिए, द अर्लीस्ट टाइम विल बी 2022। नाज़रीन, इसका ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें, आपके पास 10 साल लगातार वीज़ा होना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। हमेशा की तरह जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबको कहता हूं, प्लीज़ दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप अपने मोबाइल पर जाएं अभी, और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आप मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 year चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस,
ਜਾਂ EA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। वेलकम बैक। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो तारिक साहब, कामरान साहब से बात करनी। तारिक साहब से? तारिक साहब तो थर्सडे शो करते हैं। कामरान। अच्छा ठीक है, फिर जी फरमाइए। सर मेरा सवाल है कि मुझे रेजिडेंसी कार्ड मिला, ठीक है, उस पे लिखा हुआ है कि नो रिपब्लिक फंड। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मालूमात चाहिए थी मुझे। आपको कौन से रूट पर वीजा मिला है? जी मुझे बच्ची की ब्याह पे वीजा मिला था 7 ईयर के। ठीक है, प्राइवेट लाइफ रूट पर, ठीक है। और जो आपकी जो वाइफ है वो काम कर रही हैं या नहीं? नहीं, वाइफ नहीं काम कर रही। ठीक है, आप अभी काम कर रहे हैं? जी मैं काम कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ मैं। तो मेरी बच्ची एक स्पेशल नीड है जो उसकी लुक आफ्टर के लिए जो है, ठीक है, वाइफ है जो वो काम नहीं कर सकती, सिर्फ मुझे काम करना पड़ता है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब आपको वीज़ा मिलता है प्राइवेट लाइफ रूट के ऊपर, होम ऑफिस हमेशा एप्लीकेंट को ग्रांट करती है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। इसका ये मतलब होता है कि आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और आपको बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। अब रिसेंटली कोर्ट ने एक डिसीजन दी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि जो होम ऑफिस की ये पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है। जब होम ऑफिस कोई भी एप्लीकेशन को कंसिडर करे, इवन फॉर द फर्स्ट टाइम या एक्सटेंशन के लिए भी, उनको कंसिडर करना चाहिए कि एप्लीकेंट को हम बेनिफिट्स दें या ना दें। इसलिए जब भी आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करें फॉर एक्सटेंशन या फर्स्ट टाइम, अगर आप समझते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं या आप डेस्टिट्यूट हो जाएंगे और आप अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, आप उस एप्लीकेशन में हवाला दें इसका, और हो सकता है होम ऑफिस आपको ग्रांट कर दे रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। अब जो सवाल आपने मुझे पूछा, आप मेरे ख्याल में सोच रहे होंगे कि आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, और आपने मुझे यहाँ बताया है कि आपकी जो बच्ची है वो डिसेबल्ड है और वो काम नहीं कर सकती क्योंकि वो आपकी बच्ची को, अब जो आपकी वाइफ है आपकी बच्ची को संभालती रहती है एज फुल टाइम। यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, क्योंकि वहाँ अगर आप देखें एप्लीकेशन में एक कैटेगरी होती है कि आपके बच्चे की जो परवरिश है वो सही तरह नहीं हो सकती क्योंकि आप अपने अखराजात नहीं मीट कर सकते और क्योंकि आपका जो बच्चा है वो ब्रिटिश है। ये कैटेगरी होम ऑफिस ने बनाई है फॉर रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि अगर आपको इस लिस्टर को मिल लें और वो आपके लिए एप्लीकेशन ये कंप्लीट कर दे और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें वो एक्सप्लेन कर दे कि क्यों आप अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपकी सैलरी कम है और आप अगर अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ लगा के इसको एक्सप्लेन कर दे, मुझे ख्याल में होम ऑफिस आपको ग्रांट कर देगी रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। विद इन द लास्ट 3 to 4 मंथ्स ये कोरोना वायरस की वजह से होम ऑफिस ने बेशुमार लोगों को ये ग्रांट किया है रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। मैंने खुद काफ़ी एप्लीकेशंस की है और सबको, क्लाइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह उनको ग्रांट किया गया है रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो वालेकुम सलाम, यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए। मेरे एक्चुअली I've got 2 questions actually, and पहला क्वेश्चन ये कि जो लोग फॉर एग्जांपल कोई अगर यहाँ पे स्पाउस वीजा के ऊपर आया है, राइट, तो I mean उसको obviously he cannot apply for benefits, and due to the COVID-19 situation उसकी जो वाइफ जो कि ब्रिटिश नेशनल है, I mean she lost her job as well and she's struggling to find a new job and as well as himself. ठीक है, so क्या वो इस सिचुएशन के अंदर क्या वो बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं? और अगर अप्लाई करते हैं तो will there be any impact when they are actually applying for the later on the 2.5 years extension को चाहिए होगी उसके लिए? Okay, that's the first question. Right. And the other question is about I mean के कोई अपना यहाँ पे अगर पेरेंट्स को बुलाना चाह रहा है, I mean for permanent basis, is there any kind of any suggestions that how can he क्या उनके पास को options available हैं? I know one of the option is कि अगर they can't do the day-to-day activities नहीं कर पाते
So that's maybe a dependent. There's one option, but obviously that is very very difficult. I have मैंने उसके बारे में पढ़ा है. And the previous caller was mentioning something about the private life route. I don't know if you can explain a bit more. Who can apply it and what is that as well? ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. जो पहला सवाल आपने मुझसे पूछा है कि इट्स अ फॉलो अप क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, और बहुत अच्छा सवाल है ये कि आप अभी स्पाउस वीज़े पर हैं और अगर आप क्योंकि आप अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, आप रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विल दिस अफेक्ट यू जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं या जब आप अप्लाई करते हैं सेटलमेंट के लिए? जी हाँ, ये मैं आप सबको ये बताता जाऊँ कि अगर आप 5 ईयर स्पाउस रूट पर हैं और आप अप्लाई करते हैं तो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड्स, आपको ऑटोमेटिकली होम ऑफिस स्विच कर देगी फ्रॉम द 5 ईयर रूट टू द 10 ईयर रूट. और फ़र्ज़ करें आप बाद में बेनिफिट स्टॉप कर देते हैं, आपका जो टाइम पीरियड है वो दोबारा आप शुरू करेंगे अगर आप स्विच करना चाहते हैं टू द 5 ईयर रूट. इसलिए अगर आप एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस प्रोग्राम, अगर आप 5 ईयर रूट पर हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेरी आपसे ये एडवाइस हो कि सोच समझ के ये अप्लाई करें, सोच समझ के ये कदम उठाएं. क्योंकि एक दफ़ा आप अप्लाई कर लेते हैं और होम ऑफिस आपको पब्लिक फंड्स दे देती है, यू आर नाउ स्विच टू द 10 ईयर रूट और आपको 10 साल बाद इंडेफिनिट मिलेगा. सो ये आपने बहुत केयरफुल होना है. जो दूसरा सवाल कॉलर ने पूछा है कि वो अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना चाहते हैं, कौन सा रूट है, अगर वो प्राइवेट लाइफ रूट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. जो प्राइवेट लाइफ रूट है वो इन कंट्री एप्लीकेंट्स के लिए है. फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ 20 साल हो गए या अगर आपका बच्चा है जिसके 7 साल यहाँ हो गए हैं या अगर आपके 20 साल से कम भी हैं लेकिन आपके पास कोई टाइज़ नहीं है टू योर होम कंट्री, फिर आप वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो हैं आउट कंट्री, वो इस रूट को इस्तेमाल नहीं कर सकते. उनके लिए जो एक ही रूट है जो है एडल्ट डिपेंडेंट, जो मैंने पिछली दफ़ा भी सबको समझाया था, वो है अगर जो एप्लीकेंट है अगर वो साबित कर सकता है कि वो जो एवरीडे टास्क है जैसे कि उठना बैठना खाना पीना वो खुद नहीं कर सकते और उनकी देखभाल के लिए इंडिया या पाकिस्तान में कोई नहीं, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं टू ज्वाइन देयर सन या डॉटर इन द UK इंडेफिनिटली. लेकिन इसकी जो थ्रेशोल्ड है काफ़ी हाई है और आपको मज़ीद एविडेंस लगानी पड़ती है और फिर ही जाके ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है और मोस्टली ये अपील्स पर सक्सेसफुल होता है. अगेन अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने फादर को स्पॉन्सर करना चाहते हैं टू द UK योर पेरेंट्स, बेस्ट चीज़ होगी कि आप अपने कोई करीबी सॉलिसिटर को मिल के फिर ये एप्लीकेशन सबमिट करें. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो हेलो योर लाइव ऑन ए. हेलो योर लाइव ऑन ए. जी फरमाइए. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी सलमान बात कर रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से. मैंने एक सवाल पूछना था. जी जी. मैं यूरोपियन सिटीजन हूँ और आई एम लिविंग ओवर हियर फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स. ओके. और उसमें ये है कि हम लोग मेरी मिसेज मेरे साथ हैं, हम अडॉप्टेशन करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चा. ठीक है. उसमें ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन अडॉप्टेशन की मुझे पता है, जो वो हमारा कोर्स करेंगे, सर्कमस्टांसेस देखेंगे, ट्रेनिंग देखेंगे, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन ले ली है. अब पूछना ये था कि जिस तरह यूरोपियंस के लिए और काफ़ी सारे लॉज में बड़ी डिस्काउंट और रिलैक्समेंट होती है, तो इसमें भी कुछ ऐसा है अडॉप्टेशन में यूरोपियंस के बारे में? ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. जितना मुझे पता है कि इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है यूरोपियंस के लिए, क्योंकि आप यहाँ UK में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो जिसको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं UK में वो आए रहे आपके साथ, फिर आपको UK लॉज फॉलो करने पड़ेंगे और चाइल्ड अडॉप्शन एजेंसी वही रूल्स आपके केस में इस्तेमाल करेगी. फॉर एग्जांपल आपने मुझे बताया कि आप यूरोपियन सिटीजन हैं और अगर आप अपनी अडॉप्ट करना चाहते हैं इन योर होम कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ्रांस या जर्मन या इटालियन सिटीज़न हैं, फिर शायद हो सकता है उन ममालिक में थोड़ी सी नरमी हो और आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं. फॉर दैट इट विल बी बेस्ट फॉर यू टू कंसल्ट ए सॉलिसिटर इन योर होम कंट्री. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो हेलो योर लाइव ऑन ए. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी ब्रदर, सवाल है कि पाकिस्तान से अपनी सिस्टर को बुलाना है, लेकिन उनके रिलेशन जो है ना मेरी डॉटर इन लॉ के साथ मदर का है और मेरी जो डॉटर इन लॉ है ना इस वक्त प्रेग्नेंट है, तो इस सिलसिले में हमने उनको बुलाना है. तो आप हमें कोई इसका गाइडेंस देंगे कि मैं अपने बिहार पे लाऊं या बेटे को वीज़ा लेना चाहिए उस प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए? ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का.
अब यहाँ आपके पास चॉइस है, अगर आप स्पॉन्सर करना चाहती हैं अपने सिस्टर को, या अगर आपकी बेटी स्पॉन्सर करना चाहती है जो प्रेग्नेंट है, वो स्पॉन्सर कर सकती है। आपकी जो सिस्टर है पाकिस्तान में, वो अप्लाई करेगी एज ऑन अ विज़िट वीज़ा। उसके लिए आपको एज अ स्पॉन्सर साबित करना होगा कि आप उसकी खर्चा उठा सकती हैं, और दूसरा आप उनको रिहाइश दे सकती हैं। ये दो चीज़ें आपने यहाँ सेटिस्फाई करनी होती हैं। और जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा होता है फॉर विजिट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, उनको साबित करना होता है कि उनके पास टाइज़ हैं इन द होम कंट्री, इन दिस सिनेरियो पाकिस्तान, और अगर उनको वीज़ा ग्रांट किया जाता है टू द UK, वो वापस जाएंगे एट द एंड ऑफ देयर विजिट। उसके लिए आपकी सिस्टर लगा सकती हैं, अगर वो शादीशुदा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकती हैं। अगर उनके बच्चे हैं, उन बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट। अगर वो काम कर रही है, वो अपने पे स्लिप्स लगा सकती हैं। अगर वो एम्प्लॉयर का लेटर भी साथ लगा सकती हैं। अगर वो काम नहीं करती, फॉर एग्जांपल अगर उनके नाम पर ज़मीन है, या अगर उनके कोई इनकम आ रही है, वो प्रूफ लगा सकती है, और फिर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके सिस्टर को वो ग्रांट कर देंगे विजिट वीज़ा। एक और चीज़ भी मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने मुझे बताया था कि आपकी जो है डॉटर वो प्रेग्नेंट है, उसका भी आप प्रूफ लगा सकते हैं एप्लीकेशन के साथ, और अगर एक कवर लेटर के साथ आप एक्सप्लेन कर दें, ये काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन ए। ओके, थैंक यू। हेलो कामरा जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. I came to UK in 2011. Right. Since then, I have been on Tier 2 ICT visa. Okay. I've had no gaps in my visa. So I had first visa in 2011, then 2012 to 13, then 14 to 15, 17 to 18, and now I have visa from 19 to 2021. Okay. I'll be applying for ILR in March 2021. Right. 10-year route, and I repeat, my visa was Tier 2 ICT. I entered in this country on 9th of April 2011. My visa was stamped on 1st of April 2011. So I kind of navigated through that 5-year period, basically. And I didn't have to go through the 5-year period. And there was no cooling off period for me. But right. When I applied for ILR, my question is regarding my wife. Can I apply ILR for her? Or would I have to apply some other kind of visa for her? When did your wife? When did your? Since 6th of April 2017, and she's on my dependent visa. So she entered, in 2017. Is that right? Yeah, she entered UK in 2017. ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। When you apply for ILR, and if you are granted, your wife will then have to switch to the partner route, because she hasn't completed 10 years in the UK, she cannot apply in the same time as you. So that's the best option for your wife, to switch over to the partner route. And once she completes 5 years, or for example, she completes 10 years during that period, then she can apply for indefinite leave to remain. Thank you very much for your call. नाज़रीन, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना ईमेल देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@b.com। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं एट माय ऑफिस, आप मुझे मिल सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ खुसूसी कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है आज, प्लीज़ आप मुझे फॉलो करें सोशल मीडिया के ऊपर, और इस प्रोग्राम को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही, हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 to 7, सिर्फ और सिर्फ वीनस TV पर। अस्सलाम वालेकुम।